दोस्तों, मैंने हाल ही में वेपन्स फिल्म देखी। हाँ, मुझे पता है कि मैं इसे देखने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यकीन मानिए, फिल्म खत्म होने के बाद मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। यह फिल्म मुझे दो वजहों से बेहद पसंद आई। पहली वजह है इसकी कहानी। शुरुआत से ही फिल्म ऐसा सस्पेंस क्रिएट करती है कि हर अगले सीन के साथ आपकी उत्सुकता और बढ़ती जाती है। आप लगातार यही सोचते रहते हैं कि आखिर असली सच क्या है, और यही चीज आपको पूरी फिल्म के दौरान स्क्रीन से जोड़े रखती है। दूसरी वजह है इसका कमाल का स्क्रीन प्ले। फिल्म की कहानी सिर्फ एक किरदार की नजर से नहीं, बल्कि कई अलग अलग किरदारों के नजरिए से दिखाई जाती है। हर नया पर्सपेक्टिव कहानी का एक नया हिस्सा खोलता है, और धीरे धीरे सभी टुकड़े आपस में जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। इतनी जटिल कहानी को बिना दर्शकों को कंफ्यूज किए इस तरह पेश करना किसी भी निर्देशक और लेखक के लिए आसान काम नहीं होता, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म को लगभग 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है, जबकि रॉटन टोमेटोज पर इसे 93% फ्रेश स्कोर मिला है। ये रेटिंग साफ बताती हैं कि क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने ही इस फिल्म को काफी पसंद किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, आगे भारी स्पॉयलर्स आने वाले हैं। पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की जांच शुरू होती है, जिसमें जस्टिन, एलेक्स और उसके माँ बाप तीनों से बार बार पूछताछ होती है, लेकिन कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। एक महीना बीत जाता है, स्कूल बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ हफ्तों बाद नए बच्चों के साथ दोबारा खुलता है। गुस्साए और डरे हुए पेरेंट्स को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं टीचर जस्टिन का ही हाथ है। कोई खेल, कोई कहानी, जिसकी वजह से ये घटना घटी। पर हुआ क्या था? दरअसल मेब्रुक नाम के एक छोटे से शांत अमेरिकन कस्बे में यह अजीब घटना घटी थी। क्लास में कुल 18 बच्चे थे, जिनमें से 17 बच्चे उस रात अपने अपने घरों से गायब हो गए, और सिर्फ एक बच्चा एलेक्स अपने घर में ही रह गया। अगले दिन जब क्लास टीचर जस्टिन गैंडी रोज की तरह स्कूल पहुंचती है, तो क्लास में सिर्फ एलेक्स को अकेला बैठा देखकर वह सन्न रह जाती है। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि बाकी सारे बच्चे रातों रात गायब हो गए, जिसका शक स्कूल की टीचर जस्टिन पर जाता है। यहीं से फिल्म का असली नैरेटिव गेम शुरू होता है। पूरी कहानी हमें एक सीधी लाइन में नहीं, बल्कि बारी बारी से अलग अलग किरदारों के नजरिए से दिखाई जाती है। टीचर जस्टिन, एक पेरेंट आर्चर, एक पुलिस ऑफिसर पॉल, एक ड्रगिस्ट जेम्स, प्रिंसिपल मार्क्स और आखिर में खुद एलेक्स। हर सेगमेंट एक ही टाइमलाइन को अलग एंगल से दिखाता है, और हर बार जब कहानी किसी नए किरदार के नजरिए पर जाती है, तो हमें पिछली घटनाओं का एक नया चौंकाने वाला पहलू पता चलता है। धीरे धीरे यह टुकड़ों में बंटी कहानी एक पूरी तस्वीर बनकर उभरती है। सबसे पहला शक जाता है टीचर जस्टिन पर। एक बड़ी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी गायब बच्चों के माँ बाप मौजूद होते हैं। सब मिलकर जस्टिन पर आरोप लगाते हैं, और एक पेरेंट आर्चर ग्राफ, जिसका बेटा मैथ्यू भी गायब हो चुका है, सबसे ज्यादा गुस्से में होता है। वह जस्टिन को सीधा विच तक कह देता है। स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस बीच में आकर जस्टिन का बचाव करता है, और कहता है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि वह खुद इस हादसे की एक विक्टिम है। लेकिन माहौल इतना बिगड़ जाता है कि लोग जस्टिन पर हमला करने तक को तैयार हो जाते हैं, और आखिरकार सिक्योरिटी बुलाकर उसे वहां से सुरक्षित निकालना पड़ता है। उस रात परेशान और डरी हुई जस्टिन शराब लेने एक दुकान जाती है। वहां एक ड्रगिस्ट लड़का जेम्स उससे कुछ पैसे मांगता है, जिसे वो इग्नोर करके घर चली जाती है। इस किरदार को याद रखिएगा, आगे इसका बहुत बड़ा रोल है। घर लौटने पर जस्टिन को बार बार अनजान नंबरों से धमकी भरी कॉल्स आने लगती है। कुछ पेरेंट्स गुस्से में उसे रात को फोन करके डराते हैं। अगली सुबह वह देखती है कि किसी ने उसकी कार पर बड़े अक्षरों में विच पेंट कर दिया है। डरी हुई जस्टिन पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराती है, जहां उसकी मुलाकात ऑफिसर पॉल से होती है, जो उसका पुराना जान पहचान वाला है, और दोनों एक दूसरे से हल्की दोस्ताना बातचीत करते हैं। स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती है, ये सोचकर कि शायद वह कुछ जानता हो, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना कर देते हैं, क्योंकि एलेक्स से पहले ही पुलिस और कई डिपार्टमेंट्स कई बार पूछताछ कर चुके हैं। मार्कस पेरेंट्स के भारी दबाव में आकर जस्टिन को कुछ दिनों के लिए स्कूल से दूर ब्रेक पर भेज देते हैं, ताकि माहौल थोड़ा शांत हो सके। ना चाहते हुए भी जस्टिन को यह बात माननी पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन रहती है। ब्रेक पर होने के बावजूद जस्टिन चुपचाप एलेक्स का पीछा करना शुरू कर देती है। एक दिन वह उसे स्कूल से घर जाते हुए फॉलो करती है, और देखती है कि एलेक्स सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। जस्टिन दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, जबकि कुछ ही देर पहले एलेक्स खुद अंदर गया था। यह बात उसे बेहद अजीब लगती है। वह घर के पीछे की तरफ जाती है, और नोटिस करती है कि हर एक खिड़की को अंदर से पेपर से ढक दिया गया है, मानो कोई अंदर की चीजें छुपाना चाहता हो। एक खिड़की में उसे थोड़ा सा गैप दिखता है, और जब वो वहां से झांकती है तो अंदर पूरा अंधेरा होता है, और दो लोग वहां किसी मूर्ति की तरह बैठे मिलते हैं, बिल्कुल स्थिर, हिलते डुलते तक नहीं। यह देखकर जस्टिन बुरी तरह डर जाती है।
डर के मारे वह तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को फोन करके कहती है कि उन्हें कानूनी तौर पर एलेक्स के घर की जांच करनी चाहिए, ताकि कम से कम ये पता चल सके कि एलेक्स और उसके पेरेंट्स सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन मार्कस उसे फिर से इस सबसे दूर रहने की सलाह देते। फिर भी जस्टिन हार नहीं मानती। उस रात वह एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में रुककर नजर रखने लगती है ताकि घर के अंदर की हलचल पर कड़ी नजर रखी जा सके। देर रात उसकी आंख लग जाती है और तभी घर का दरवाजा खुलता है। एलेक्स की माँ हाथ में एक कैंची लिए बेहद अजीब और मैकेनिकल अंदाज में चलते हुए सीधा जस्टिन की कार तक आती है। वह चुपके से कार के अंदर घुसकर सोई हुई जस्टिन के कुछ बाल कैंची से काट लेती है और फिर उतनी ही चुपचाप वापस घर के अंदर चली जाती है। जस्टिन को कानो कान खबर तक नहीं होती। यह छोटा सा, लगभग अनदेखा रह जाने वाला पल आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला साबित होता है। अब कहानी पर्सपेक्टिव बदलती है और हम इसे आर्चर की नजर से देखते हैं, जिसका बेटा मैथ्यू भी गायब बच्चों में से एक है। आर्चर ही वह शख्स था जिसने पेरेंट्स मीटिंग में जस्टिन पर सबसे ज्यादा चिल्लाया था, जिसने उसकी गाड़ी पर विच लिखा था और जो उसका लगातार पीछा भी करता रहा था। वह हर दिन बार बार अपने बेटे की भागने वाली सीसीटीवी फुटेज देखता है और ध्यान से नोटिस करता है कि मैथ्यू एक बेहद खास, अजीब पोज में एक तय दिशा में ही दौड़ा था। इस बात से उसे एक आइडिया आता है। वह शहर का नक्शा निकालकर अपने घर से उस दिशा में एक लाइन खींचता है। इसके बाद वह एक और विक्टिम फैमिली के घर जाकर उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है और उनकी बेटी के भागने की दिशा में भी एक लाइन खींचता है। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों लाइनें एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, यानी वहीं कहीं आसपास बच्चों के होने की संभावना है। इसी रिसर्च के दौरान अचानक आर्चर को एक गैस स्टेशन पर जस्टिन की कार दिखती है, जहां वह फ्यूल भरवा रही थी। आर्चर तुरंत उसके पास जाकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक प्रिंसिपल मार्कस, जिसका चेहरा खून से पूरी तरह लथपथ है और जो बिल्कुल बच्चों जैसी ही अजीब मुद्रा में दौड़ रहा है, वहां आ पहुंचता है और सीधा जस्टिन पर हमला कर देता है। आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देखकर ऐसा लगता है मानो वह किसी के पूरी तरह वश में हो और उसका बस एक ही मकसद है, जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन किसी तरह भागकर पास के एक स्टोर में छिप जाती है और मार्कस आर्चर से बचकर उसके पीछे भागता है। आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उस पर मानो किसी तरह का वशीकरण हुआ। यहाँ एक बेहद अहम बात सामने आती है। जस्टिन और आर्चर दोनों को इससे पहले अलग अलग समय पर एक जैसे डरावने सपने आ चुके थे, जिनमें एक बूढ़ी जोकर जैसी दिखने वाली अजीब औरत नजर आती थी। जस्टिन के सपने में यह औरत उसके ही घर की छत पर खड़ी दिखी थी और आर्चर के सपने में उसके बेटे के चेहरे की जगह अचानक यही जोकर जैसा डरावना चेहरा आ गया था। इस किरदार को याद रखिए। आगे यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जड़ निकलती है। अब कहानी आगे बढ़ती है ऑफिसर पॉल के नजरिए से। पॉल की पत्नी डोना शहर से बाहर गई हुई है। ड्यूटी पर निकलते वक्त उसे वही ड्रगिस्ट लड़का जेम्स किसी घर में चोरी के इरादे से घुसते हुए दिखता है। पॉल तुरंत उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और तलाशी के दौरान उसकी उंगली में एक इंजेक्शन की सुई चुभ जाती है। गुस्से में आकर पॉल जेम्स को जोर से मार बैठता है और यह पूरी घटना उसकी पुलिस कार के डैश कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। अगर यह फुटेज किसी सीनियर ऑफिसर के हाथ लग जाए तो पॉल की नौकरी जा सकती है, इसीलिए वह जेम्स को धमकाकर छोड़ देता है, इस शर्त पर कि वह इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा और शहर छोड़कर चला जाएगा। इसके तुरंत बाद ही पॉल की मुलाकात बार में जस्टिन से होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और वे उस रात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जबकि पॉल पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी डोना का नाम जस्टिन भी अच्छी तरह जानती है। अगली सुबह घर लौटने पर पॉल की पत्नी डोना उसे बाहर से आता देखती है और तुरंत समझ जाती है कि पॉल ने उसे धोखा दिया है। यही वजह होती है कि गुस्से में भरी डोना एक दुकान में जाकर जस्टिन पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ पॉल अपने कैप्टन को असॉल्ट वाली घटना बताता है और उसे भरोसा मिलता है कि रिकॉर्डिंग 1 महीने में अपने आप ओवरराइड हो जाएगी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पॉल को जेम्स फिर से दिखता है, जिसे देखकर वह और भड़क जाता है और उसका दोबारा पीछा करना शुरू कर देता है। अब कहानी जेम्स के नजरिए से दिखाई जाती है। जेम्स एक ऐसा किरदार है जो ड्रग्स के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा करता है। उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। वह जंगल में एक टेंट में रहता है। पॉल से किसी तरह बचने के बाद वह कुछ सामान चुरा कर बेचने का फैसला करता है ताकि उससे मिलने वाले पैसों से नशे का इंतजाम किया जा सके। इसी सिलसिले में वो एलेक्स के घर की तरफ जाता है और चोरी के इरादे से अंदर घुस जाता है। अंधेरे में वो किचन के सामान, सीडीज जैसी छोटी मोटी चीजें अपने बैग में भरने लगता है। तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे एलेक्स के माँ बाप पर पड़ती है, जो बिल्कुल मूर्ति की तरह बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। उन्हें नजरअंदाज करके जेम्स बेसमेंट की तरफ बढ़ता है और वहां उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। वहां वही 17 गायब बच्चे ट्रांस अवस्था में खड़े मिलते हैं। बुरी तरह डरा हुआ जेम्स वहां से भाग खड़ा होता है। बाहर निकलकर सड़क पर उसे मिसिंग बच्चों के पोस्टर दिखते हैं, जिन पर $50,000 का इनाम लिखा होता है।
पैसों के लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर ही उसे पॉल मिल जाता है, जो उसे देखते ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। भागते हुए जेम्स जंगल में पहुंचता है, जहां उसे वही रहस्यमयी जोकर जैसी दिखने वाली बुढ़िया दिखाई देती है, जो उसे बुलाती हुई सी लगती है। डर के मारे वह एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन कोई उसके टेंट को बाहर से खोलने की कोशिश करने लगता है। बचाव में जेम्स इंजेक्शन से उस इंसान पर हमला करता है और तब पता चलता है कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि पॉल ही है। इस हमले से पूरी तरह भड़का हुआ पॉल जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डाल देता है। बचने के लिए जेम्स उसे बताता है कि उसे गायब बच्चों की लोकेशन पता है और वह पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है। पॉल जेम्स को कार में ही बंद करके घर के अंदर जांच करने जाता है और काफी देर तक बाहर नहीं आता। जब वह लौटता है तो पूरी तरह बदला हुआ हिप्नोटाइजर जैसी हालत में होता है और जेम्स को कार से खींचकर घर के अंदर ले जाता है। अब राज्य खुलना शुरू होता है प्रिंसिपल मार्कस के नजरिए से। जस्टिन की चेतावनी के बाद मार्कस एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलाता है, लेकिन उनकी जगह एक अजीब बूढ़ी जोकर टाइप दिखने वाली औरत आती है, जो खुद को एलेक्स की आंटी ग्लैडिस बताती है। ध्यान से देखें तो यही वह औरत है जो जस्टिन और आर्चर के सपनों में और जेम्स को जंगल में नजर आई थी। ग्लैडिस कहती है कि एलेक्स के माँ बाप बहुत बीमार हैं और मिलने नहीं आ सकते, लेकिन मार्कस साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें पेरेंट्स से खुद मिलना होगा, वरना वह चाइल्ड सर्विसेज को बुलाएंगे। उस रात ग्लैडिस बिन बुलाए मार्कस के घर पहुंचती है और एक बाउल पानी मांगने के बहाने अंदर आ जाती है। इसके बाद वह एक अजीब कांटेदार टहनी निकालती है, जिस पर मार्कस के ऑफिस से चुराया हुआ एक छोटा सा कपड़ा बंधा होता है। वह अपने हाथ को कांटों से काटकर खून से पूरी टहनी को रगड़ती है और फिर एक छोटी घंटी बजाती है। घंटी बजते ही मार्कस पूरी तरह उसके वश में आ जाता है। ग्लैडिस मार्कस के पति के बाल काटकर उन्हें टहनी पर लपेटती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी टूटते ही मार्कस अपने ही पति पर हमला कर देता है, जिसमें उसके पति की जान चली जाती है। इसके बाद ग्लैडिस अपने पास रखे जस्टिन के बाल, जो एलेक्स की मां ने रात में उसकी कार में काटे थे, इस्तेमाल करके मार्कस को जस्टिन पर छोड़ देती है। यहीं से हमें पूरी तरह समझ आ जाता है कि ग्लैडिस किसी भी वश में आए इंसान को अपने पर्सनल हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है, बिल्कुल किसी गाइडेड मिसाइल की तरह जो अपने टारगेट को खत्म किए बिना नहीं रुकता। यही वजह है कि इस फिल्म का नाम वेपन्स यानी हथियार रखा गया है। मार्कस आखिरकार जस्टिन का पीछा करते हुए एक गाड़ी की चपेट में आकर मर जाता है। इस पूरी घटना के बाद आर्चर को यकीन हो जाता है कि जस्टिन बेकसूर है और दोनों मिलकर सच्चाई ढूंढने का फैसला करते हैं। जब आर्चर अपना नक्शा दिखाता है तो जस्टिन को झटके से एहसास होता है कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो घर है वह और कोई नहीं, एलेक्स का ही घर है। लेकिन असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कहानी बिल्कुल शुरुआत से एलेक्स के नजरिए से दिखाई जाती है। एलेक्स एक आम बच्चे की तरह स्कूल जाता था, हल्का फुल्का बुली भी होता था। एक दिन उसके पापा उसे बताते हैं कि उसकी माँ की बीमार आंटी ग्लैडिस उनके साथ रहने आ रही है, क्योंकि उनका कोई और ठिकाना नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी आंटी ग्लैडिस बेहद बूढ़ी, लगभग मरने वाली हालत में घर आती है और अपने साथ एक अजीब सा पौधा भी लाती है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद एलेक्स के पापा उसे लेने नहीं आते। पैदल घर लौटने पर वह देखता है कि उसके मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल किसी रोबोट या कठपुतली की तरह हिप्नोटाइज्ड हालत में बैठे हैं। तभी ग्लैडिस सामने आती है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा जवान और सेहतमंद दिखने लगी है। एलेक्स समझ जाता है कि यह सब उसी का किया धरा है। अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसके माँ बाप की जान भी जा सकती है। यह डराने के लिए ग्लैडिस वही कांटेदार टहनी निकालकर एक बार फिर वही रिचुअल करती है। माँ बाप के बाल लपेटकर तोड़ती है, जिससे दोनों खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। डर से कांपता एलेक्स उसकी हर बात मानने को राजी हो जाता है। ग्लैडिस बताती है कि इस खास पौधे की टहनी से वह लोगों को वश में करके उनकी जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स चूसती है, जिससे वह खुद जवान और स्वस्थ बनी रहती है। कुछ समय बाद वह फिर से बीमार पड़ने लगती है और एलेक्स से कहती है कि अगर वो उसके सभी क्लासमेट्स की कोई पर्सनल चीज लाकर दे तो वह उसके माँ बाप को ठीक करके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। मासूम एलेक्स को इसके खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। अगले दिन स्कूल में वह सभी बच्चों के नेम स्टिकर जो ट्रे पर लगे होते हैं चुरा लेता है। उस रात ठीक 2:15 बजे ग्लैडिस उन्हीं स्टिकर्स की मदद से अपना रिचुअल पूरा करती है और घंटी बजाते ही सभी 17 बच्चे ट्रांस अवस्था में अपने अपने घरों से दौड़ते हुए एलेक्स के घर आकर बेसमेंट में खड़े हो जाते हैं। इस तरह वे बच्चे गायब हुए थे। नोट करने वाली बात यह है कि एलेक्स ने अपना वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन ग्लैडिस ने अपना वादा नहीं निभाया। न वह वहां से गई, न उसने एलेक्स के माँ बाप को छोड़ा, बल्कि उसने एलेक्स को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करना जारी रखा, जो रोज स्कूल जाता, बेसमेंट में सभी को खाना खिलाता और यह भयानक राज अकेले अपने अंदर दबाए जीता रहा। पॉल और जेम्स भी उसी घर में घुसने के बाद ग्लैडिस के वश में आ चुके थे और उसने घर में नमक की लाइनें भी बना रखी थीं, जिन्हें एलेक्स को कभी पार करने से मना किया गया था।
यानी जिस मासूम बच्चे को हम शुरू से इस पूरी घटना का इकलौता बेकसूर विक्टिम समझते आए थे, असल में वही इस राज्य की सबसे बड़ी चाबी निकलता है। हालांकि उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वह खुद डर और मजबूरी का शिकार था। अब आता है फिल्म का सबसे तेज और सबसे डरावना हिस्सा, जहां सारे नजरिए और सारी टाइमलाइंस एक साथ आकर मिल जाती हैं। पॉल ग्लैडिस के इशारे पर घर के बाहर जाकर जस्टिन को इशारे से अंदर बुलाता है। जैसे ही जस्टिन और आर्चर नमक की लाइन पार करके घर के अंदर कदम रखते हैं, ट्रांस में आए पॉल और जेम्स अचानक उन पर टूट पड़ते हैं, बिल्कुल जॉम्बी की तरह, जिन्हें कितना भी मारो वे बार बार उठकर फिर हमला करते हैं। भारी जद्दोजहद के बाद जस्टिन पॉल के सिर में गोली मारकर उसे खत्म करती है, फिर जेम्स के सिर में भी गोली मारकर उसे रोकती है। यही हमें पता चलता है कि ग्लैडिस के वश में आए लोगों को सिर्फ सिर पर वार करके ही हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इसी बीच आर्चर बेसमेंट में जाकर अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढता है, लेकिन वहां उसे ग्लैडिस मिल जाती है, जो उसका लॉकेट या बाल छीनकर उसे भी अपने वश में कर लेती है। वश में आया आर्चर ऊपर जाकर जस्टिन पर ही हमला कर देता है। ठीक इसी वक्त एलेक्स अपने कमरे से भागते हुए ग्लैडिस के उस खास रिचुअल रूम में पहुंच जाता है, जहां उसकी टहनी और विग रखी होती है। एलेक्स अब वही रिचुअल करता है जो उसने ग्लैडिस को करते देखा था। वह ग्लैडिस के ही बाल टहनी पर लपेटता है, अपना खून लगाता है और टहनी को तोड़ देता है। नतीजा बेहद चौंकाने वाला होता है। सारे वश में आए 17 बच्चे अचानक ग्लैडिस के ही दुश्मन बन जाते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस अपनी जान बचाने के लिए पूरे शहर में भागती है। दहशत में शहर के लोग ये अजीब नजारा देखते रह जाते हैं। आखिरकार बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ग्लैडिस का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके खत्म होते ही सबका वशीकरण एक झटके में टूट जाता है। आर्चर तुरंत होश में आता है, जस्टिन भी बच जाती है और चूंकि आर्चर का वशीकरण कुछ ही देर पहले हुआ था, इसीलिए वह पूरी तरह सामान्य हो जाता है। आर्चर आखिरकार अपने बेटे मैथ्यू से मिल पाता है। हालांकि मैथ्यू अब भी कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन यह वो एंडिंग नहीं है जो पूरी तरह सुखद महसूस हो। वॉइस ओवर हमें बताता है कि 2 साल बाद भी एलेक्स के माँ बाप ठीक नहीं हो पाए हैं। उन्हें आज भी हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि ग्लैडिस ने उनकी जीवन शक्ति लंबे समय तक चूस कर उसे लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। एलेक्स अब अपनी एक दूसरी सामान्य और अच्छी आंटी के साथ रहता है। गायब हुए बच्चों में से भी ज्यादातर अब तक कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन 1 साल के बाद कुछ बच्चे धीरे धीरे रिकवर होने लगे हैं और बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन पर ग्लैडिस का असर बाकी बच्चों जितना गहरा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स मूवी की पूरी कहानी। फिल्म की कहानी बताने का तरीका, हर किरदार का अलग नजरिया और आखिर में सब कुछ एक साथ जुड़ जाना, ये सब बहुत ही शानदार तरीके से डायरेक्ट किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।